हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्लियर करने में, आपकी एग्जामिनेशन में आपको प्रिपेयर करने में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट कैपिटल बजटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और इट्स लाइक आप मेरी वीडियो के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। आज हम पार्ट 1 में कुछ टॉपिक कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम फर्दर टॉपिक कवर कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। Let's start with today's topic. Before I start, guys, if you like my content, then please share, please subscribe. It really motivates me. Okay? And if you have any doubt, you can connect me through Telegram channel or you can connect me through Instagram. Okay, I have provided the link below. You can check out my previous videos as well. We have already completed few chapters. Okay, let's start. Capital budgeting is the capital investment decision making process. It is a required managerial tool. In financial management, the term capital budgeting refers to long term planning for proposed capital outlay and their financing. Thus, it includes both raising long term funds and their utilization. It means company decision to invest its current fund more efficiently in long term activity in anticipation of expected flow of future benefits over a series of year. What do they mean? Basically, कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. दैट्स वाई दे आर सेइंग इट इज़ अ रिक्वायर्ड मैनेजरियल टूल. फाइन. ये जो मैनेजरियल टूल है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ दीज थिंग्स, दैट इज़ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स एंड देयर यूटिलाइजेशन. बहुत सारे हमने मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि देयर आर वेरियस मेथड्स of appraising investment proposals like payback method, NPV, IRR, profitability index, average rate of return. Fine. जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. उसमें से 2 प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर अनसर्टन है. हम बेसिकली कैपिटल बजटिंग में एनालिसिस करते हैं कि कितना कैश फ्लो आएगा. हम कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी अंडरटेक करती है तो वो सर्टेनली नहीं कह सकता फाइनेंशियल मैनेजर कि इतना अमाउंट आ जाएगा. कुछ ना कुछ उसके डिसीजन में वेरिएशन हो सकता है. सो जब भी वो डिसीजन कोई भी कंपनी लेगी इस एनालिसिस के बेसिस पे तो उसको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट में ऑकर एट डिफरेंट टाइम. दे आर नॉट कंपेरेबल अनलेस एडजस्टेड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक सूर्या लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं. कंपनी को ये पैसा लगाना है और उस कंपनी के पास पैसा लगाने के लिए 3 प्रोजेक्ट्स हैं. दैट इज़ कंपनी इज़ हैविंग 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. प्रोजेक्ट ए में अगर कंपनी लगाती है तो 10 करोड़ रुपए पूरे लग जाएंगे. प्रोजेक्ट बी में लगाती है तो कंपनी के 9 करोड़ लग जाएंगे. प्रोजेक्ट सी में लगाती है तो कंपनी के 8 करोड़ रुपए लग जाएंगे. सूर्या लिमिटेड ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहती है जो फर्म के गोल्स के साथ कंपैटिबल हो प्लस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहे. अब इसके लिए सिर्फ कंपनी अगर ये सोच के पैसा लगा दे कि मैं प्रोजेक्ट ए में लगाती हूँ 10 करोड़ के अंदर हो जाएगा, या प्रोजेक्ट सी में लगा देती हूँ कि ये तो भाई 8 करोड़ में ही हो जाएगा, मेरे 2 करोड़ रुपए बच जाएंगे, ये बहुत ही वेग डिसीजन होगा और ये हो सकता है कंपनी को आगे चल के लॉस में भी डाल दे. कंपनी को बेसिकली कैपिटल बजटिंग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा. इस प्रोसेस में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया. जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलते हैं कि हमारे को पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है और हमारे को मतलब ये सारे प्रोजेक्ट्स हम के लिए हम पैसा लगा सकते हैं. तो सबॉर्डिनेट्स को ये कहा जाता है कि आप एक्सप्लोर करें कि कितना वाइबल रहेगा. स्टेप 2 में क्या होता है कि जो जैसे प्रोजेक्ट ए था, बी था और सी था, जो सबॉर्डिनेट होगा दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा वो बेसिकली एस्टिमेट करेगा हर प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो आने वाला है, दैट इज़ नेट कैश फ्लो कितना रहेगा. जैसे कि यहाँ लिखा है आफ्टर एन आइडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टिमेट कैश फ्लो. फॉर दिस पर्पज अ टीम ऑफ इंजीनियर्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट वर्क ऑन प्रपोजल. They estimate the cost of project including cost of land building, machinery, cost of equipment and also requirement of working capital. थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक बार हमने कैश फ्लो एस्टिमेट कर लिए, अब उनको इवैल्यूएट किया जाएगा. दैट इज़ व्हाट दे हैव रिटन. व्हेन एन एस्टिमेट ऑफ अबव वेरिएबल्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड देयर इज़ अ नीड टू इवैल्यूएट इट. The evaluation will be for its certainty as well as for adjusting its value for different future. This is mostly done by the financial analysts
with input from marketing expert. Fine. Fourth is selecting a project. हमने estimate कर लिए cash flow, ये अब हम उसको evaluate करेंगे. अब हम फोर्थ स्टेप में select करेंगे प्रोजेक्ट को. सिलेक्ट करते वक्त बेसिकली व्हाट दे मीन इज़ हम या तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करने वाले हैं, या हम रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द डिसीजन क्राइटेरिया आर ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट इन सिलेक्टिंग द डिसीजन क्राइटेरिया एंड मेकिंग द फाइनल डिसीजन. व्हाट दे मीन इज़ कि कितना हमारे को फ़ायदा होने वाला है, कितना हमको नुकसान अगर होगा अगर हम ये प्रोजेक्ट लेते हैं. ये सब हम फोर्थ स्टेप में जज करेंगे. फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, एक बार हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि जो हम प्रोजेक्ट चल रहा है उससे हमारे को कोई हम प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और जो हमने प्रोसेस जो प्रोजेक्ट में लगना चाहिए वो इम्प्लीमेंट करा जाएगा. ठीक है, टू अवॉइड टाइम एंड कॉस्ट ओवररन. नेक्स्ट इज़ हम जो इतना 5 स्टेप हमने किस लिए करे, क्यों इतना हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं. इसके 4 रीज़न है. फर्स्ट इज़ सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली 10 करोड़ सूर्या लिमिटेड लगाने जा रही है किसी प्रोजेक्ट में, कोई छोटा अमाउंट नहीं है. ऐसे ही किसी वेग आइडिया पे हम नहीं कर सकते. तो सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो बहुत ही क्रिटिकली उसको एनालाइज किया जाएगा कि हम किस प्रोजेक्ट में लगाएं. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कोई छोटा मोटा पीरियड के लिए नहीं कि 6 मंथ्स का है या 1 ईयर में ही ख़त्म हो जाएगा. ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेगा तो बहुत ही वाइजली उस डिसीजन को लिया जाएगा. इरिवर्सिबल. बेसिकली एक बार हम डिसीजन ले लेंगे वो बार बार रिवर्स नहीं किया जा सकता. ठीक है. व्हाट दे हैव रिटन इज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर रिवर्सिबल. वंस दे आर टेकन द फर्म मे नॉट बी इन पोजिशन टू रिवर्स दैम बैक. लास्ट इज कॉम्प्लेक्स डिसीजन. द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व एन असेसमेंट ऑफ future events which is in fact difficult to predict. Further, it is quite difficult to estimate the quantitative terms all the benefit or the cost related to a particular investment decision. Fine. नेक्स्ट इज़ जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कैश फ्लोज का बहुत यूज़ होता है. दैट्स व्हाट दे हैव रिटन. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ कैपिटल बजटिंग इज़ टू एस्टिमेट कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट. इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रुपी पेड एंड रिसीव. इट शुड नॉट बी मिक्सड अप विद प्रॉफिट. प्रॉफिट और कैश फ्लो बहुत अलग है. ओके. तो व्हाट दे मीन इज़ कि जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन करेंगे, ये टूल अप्लाई करेंगे, तो हम उसमें प्रोजेक्ट से हमारे को कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा हम लगा रहे हैं, दोनों चीज़ें कंसिडर होंगी. ठीक है. ऑल एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कैश फ्लो रादर देन ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. और कुछ पॉइंट्स हैं जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए. जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि डेप्रिसिएशन, हम उसको कंसिडर नहीं करते. ठीक है. और जो भी हम कैश फ्लो एस्टिमेट करते हैं वो आफ्टर टैक्स बेसिस पे करते हैं. सम कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते. और जो सेकंड में लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ऑल द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो शुड बी डन ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस रादर देन ऑन एग्रीगेट बेसिस. फॉर दिस व्हाट दे हैव गिवन इज एज एग्जांपल, एक मशीनरी है जो 1 लाख की है. हम इसको, ये नई मशीनरी आ रही है कंपनी में, इसको हम ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं इससे. जो ओल्ड मशीनरी है वो कंपनी को स्क्रैप के तौर पे 20,000 रुपये दिलवा देगी. ओके. तो जब हम कैश फ्लो एस्टिमेट करेंगे तो हम नेट कैश आउटफ्लो करेंगे, दैट इज़ 80,000 लेंगे. 1 लाख माइनस 20,000. ठीक है. Last step is there are different type of cash flow associated with capital budgeting decision, like initial cash outflow. Initial cash outflow का मतलब ये है that this is the amount of money paid out or received at the start of project. प्रोजेक्ट की स्टार्ट में ही कंपनी को कितना पैसा देना पड़ रहा है, कितना कंपनी को पैसा मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल कैश आउटफ्लो और इट कैन बी इनफ्लो एज ऑल्सो. सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज. सब्सिक्वेंट कैश फ्लो बेसिकली व्हाट द मीन इज़ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अब प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर होगा, कंपनी रेवेन्यू अर्न करेगी, तो ये बेसिकली नेट के तरीके से हम निकालते हैं. दैट्स व्हाट दे हैव रिटन. द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सीरीज ऑफ कैश इनफ्लो contributed by the project. Sometimes cash outflow also incur during subsequent years like repairs. ठीक है. Last is terminal cash flow. Terminal cash flow refers to the cash flow which takes place at the end of the project life. Terminal cash flow takes into account net salvage value received at the end of project. Okay. Let us take an example. ये जो इनिशियल और सब्सिक्वेंट और ये टर्मिनल कैश फ्लो इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इस एग्जाम्पल में हम कैश फ्लो ही कैलकुलेट करने वाले हैं. फाइन. स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. दे हैव गिवन यू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख
additional cost of installation is 50,000, life of project is 6 years, scrap value is 40,000. They have given straight line method of depreciation is applied and tax rate is 40%. You are supposed to calculate the cash flow. In the given table, they have provided you the output, price per unit and operating expenses. Okay, let's check out the solution. In first column, they are writing down the output during the each year, and second column they have written the price. Now the total revenue will be unit multiplied by the price. So in year 1 the revenue was 44,000, in year 2 the revenue was 66,000, and so on. Okay, expenses were already given in the question, so they simply written down the expenses, that is 8,000, 12,000, 20,000, and so on. Depreciation calculations, they have given you that they have straight line method of depreciation is applied, that is 2,50,000 minus scrap value, that is 40,000, the whole divide by 6, that is life. Now after subtracting you are calculating profit before tax by subtracting expenditure and depreciation from the revenue. So in the first case, the profit before tax turn out to be 1,000 rupees. In year 2 the profit before tax turn out to be 19,000, and so on. Okay, now tax rate was given, that is 40%. So profit after tax will be 1,000 into 40%, that is 400. So 1,000 minus 400 is equal to profit after tax, that is 600. Now as we studied, while calculating cash flow, you are not supposed to take into consideration the non-cash expenditure, that is depreciation. Also they told that the cash flow should be taken into consideration after tax basis. Okay, that's what we applied in the solution. We are adding back the depreciation. First we calculated profit after tax, then for calculating cash flow we are adding back the depreciation, because depreciation is a non-cash expenditure. Okay, that's how we have calculated the cash flow for each year. Now as we studied, there are various methods applied in capital budgeting process. So first method is payback period method. Let's read out. This technique estimates the time required by project to recover through cash inflow the firm initial cash outlay. Let's take an example. The project requires 30,000 as initial investment, and it generates an annual cash inflow of 5,000 for 10 years. What will be the payback period? Payback period will be 6 years. How they have calculated is initial investment, that is 30,000, divided by annual cash inflow, that is 5,000. So payback period will be 6 years. Okay, what they are trying to calculate is basically the company is investing 30,000 in year 0, and every year, that is for 10 years, the company is going to receive 5,000. So through payback period method we are trying to calculate in how much time the company will be able to recover its initial investment. Okay, कितने टाइम के अंदर जो मैं इनिशियली अमाउंट लगा रहा हूँ, दैट इज़ 30,000 का, वो मेरे पास आ जाएगा. तो 6 ईयर्स के अंदर मैं जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो जाएगी. ओके, इसके कुछ मेरिट्स हैं. बहुत ही सिंपल है ये मेथड. सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड है. ओके, नेक्स्ट जो इसका मेरिट ये है कि सपोज़ कंपनी के पास कम पैसा है, कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, बट स्टिल कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कंपनी इस मेथड को अप्लाई करके ये एस्टिमेट कर सकती है कि कितने टाइम के अंदर वो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर कर लेगी. पर इसका डीमेरिट भी है कि ये जो पेबैक पीरियड मेथड है वो सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है. दूसरा ये जो कैश फ्लो ऑकरिंग आफ्टर पेबैक पीरियड को भी वो कंसिडर नहीं कर रहा है. नाउ पेबैक पीरियड मेथड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. इन द गिवन एग्जांपल दे हैव गिवन यू दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज 50,000, जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 6 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 40,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई करा है और टैक्स रेट 40% है. और जो हमारे को इस टेबल में प्रोवाइड किया गया डेटा, आउटपुट दे दिया है, प्राइस पर यूनिट दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया है. लेट्स टेक आउट दी सॉल्यूशन. पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट वी आर सपोज टू कैलकुलेट दी कैश फ्लोज. आउटपुट हमारे को क्वेश्चन में दे रखे थे, तो वी हैव डायरेक्टली रिटन दी आउटपुट. प्राइस वाज गिवन. रेवेन्यू विल बी आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय दी प्राइस पर यूनिट. सो हमने हर एक ईयर का रेवेन्यू निकाल लिया है, दैट इज़ 44,000 in year 1, in year 2 is 66,000 and so on. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखे थे. डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमने सिंपली क्या किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे को दे रखी थी 2,50,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू. ओके,
this whole will be divided by the life of asset, that is 6 years. It turned out to be 35,000. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हर एक ईयर में 6 साल में ही हमारा हर ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा, जो हर एक साल हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो 35,000 का होगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी रेवेन्यू minus operating expense minus depreciation. Okay, for each year we have calculated the profit before tax. Now tax rate is 44%. so profit before tax पे हम tax rate लगा देंगे तो हमारे को हर साल का हमारे पास आ जाएगा tax का amount. Fine. Now profit after tax is profit before tax minus tax amount. सिमिलरली हर एक साल का हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया. ओके, अब डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, हमने उसको वापस ऐड बैक कर लिया. तो कैश फ्लो क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. हर साल का हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया, कैश फ्लो निकाल लिया. पे बैक मेथड होता है और एक होता है हमारा डिस्काउंटेड पे बैक मेथड. ट्रेडिशनल पे बैक मेथड में हमने हर एक साल को पहले लेके उसका कैश फ्लो लिख लेंगे. अब हम उन कैश फ्लो को क्यूमुलेट करेंगे. दैट इज़ ईयर 1 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सेम रहेगा. ईयर 2 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा 35,600 प्लस 46,400. ईयर 2 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा 82,000 प्लस 62,000. ईयर 4 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा 1,44,000 प्लस 74,000. ओके, ईयर 5 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा 2,18,000 प्लस 59,000. और ईयर 6 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा 2,77,000 प्लस 68,000. ओके, अब हमको कितना रिकवर करना है पे बैक पीरियड में, एज आई टोल्ड. पहले हम ट्रेडिशनल पे बैक मेथड सॉल्व कर रहे हैं. हम देख सकते हैं कि ईयर 4 में जो हमारी रिकवरी हो रही है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के टेबल में कि 2,18,000 ईयर 4 तक हमारा रिकवर हो जाएगा. ओके, अब हमारे को रिमेनिंग कितना अमाउंट 2,50,000 में से 2,18,000 तो हमारा रिकवर हो गया है. रिमेनिंग कितना है? 32,000 रिकवर करना है. हम ये 5th ईयर के कैश फ्लो से कितना हमारे को रिकवर हो जाएगा? 32,000 डिवाइड बाय 59,000. सो अल्टीमेटली यू कैन से एज पर ट्रेडिशनल पे बैक मेथड द पे बैक पीरियड विल बी 4.54 years. ओके, नाउ अब हम दूसरा लेते हैं डिस्काउंटेड पे बैक मेथड. डिस्काउंटेड पे बैक मेथड में बहुत सिंपल है ये भी. हमने जो कैश फ्लोज थे हमारे उसको हम डिस्काउंट कर देंगे. दैट इज़ फर्स्ट ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है हमने 8% लिया है, तो हमने फर्स्ट ईयर का 35,600 था मल्टीप्लाइड बाय दी डिस्काउंट रेट. ठीक है, सिमिलरली हर एक ईयर का हम कर देंगे फॉर 6 years, तो हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी. अब ये वैल्यू जो है हमारी डिस्काउंटेड वाली जो आई है इसको हम क्यूमुलेट करेंगे. तो फर्स्ट ईयर का 32,965 रहेगा, नेक्स्ट ईयर का 32,965 प्लस 39,764. थर्ड ईयर का होगा 72,730 प्लस 49,228. अब हमारा फोर्थ ईयर का होगा 1,21,958 प्लस 54,390. और हमारा 5th ईयर का होगा 1,76,348 प्लस 40,179. और हमारा 6th ईयर दैट इज़ लास्ट ईयर का जो होगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो इट विल बी 2,16,525 प्लस 42,840. अब सिमिलरली अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 5th ईयर में 2,16,525 तो रिकवर हो गया है. ओके, अब हमारे को कितना अमाउंट रिकवर करना बाकी है? दैट इज़ 2,50,000 माइनस 216,527. दैट इज़ 33,473 अमाउंट रिकवर करना बाकी है. तो 6th ईयर में कितना जो कैश फ्लो आ रहा है वो है 42,840. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ 33,473 डिवाइड बाय 42,840 दैट इज़ 0.78. So ultimately
As per discounted payback method, the initial amount will be recovered in 5.78 years. Okay. So here I conclude. I hope you understand. If you have any doubt, you can write down in the comment box or you can ask me over the Telegram channel. गाइज़ मैं देख रही हूँ व्यूज़ तो आ जाते हैं बट आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं. प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है और आपको लगता है इससे और किसी की भी मदद हो सकती है और बाकी स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाने में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए. थैंक यू सो मच. I will come back with part 2 very soon. Till then, keep on revising the previous chapter which we have already studied.